हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आदि मानसी पर स्वागत है। अर्थशास्त्र को पढ़ रहे हैं और अर्थशास्त्र का अब निचोड़ आने लगा है। यानी कि अर्थशास्त्र में अपने मांग पूर्ति का नियम, उपभोक्ता सामय, केंद्र प्रवृत्ति के जो आपके माध्य है उनको पढ़ लिया। यानी कि लगभग हमने राष्ट्रीय जो आय की अवधारणा है उन सबको पढ़ लिया है। अब जो टॉपिक है इतने अच्छे टॉपिक है जिनके आपको समझना है। यानी कि इन टॉपिक से आपके एक भी पर्सन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो टॉपिक है आपके जैसे निर्धनता है, बेरोजगारी है। अब निर्धनता से आपके सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल सटीक से आंकड़े संबंधित। इसलिए मैंने कोशिश की है कि यहाँ से आपके एक भी आंकड़ा बाहर नहीं जाना चाहिए। यहाँ से ही आपके पूरे क्वेश्चन आते हैं, चाहे कौन सी भर्ती हो, सब भर्तियों में यहाँ से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो निर्धनता को आराम से समझेंगे और इनके आंकड़े आपको याद करने हैं। यानी कि इनके आंकड़े कभी परिवर्तन नहीं होते हैं, वही इसकी अवधारणा काम आती है। तो चलो शुरुआत करते हैं। निर्धनता के बारे में बात करते हैं। निर्धनता दो प्रकार की होती है, यानी कि दो तरह से निर्धनता का मापन किया जाता है। कौन कौन सी? निरपेक्ष और सापेक्ष। निरपेक्ष क्या होती है और सापेक्ष क्या होती है, दोनों में आपको समझना है। निरपेक्ष का प्रयोग तो वहां पर किया जाता है जहां पर व्यक्तियों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही। जैसे उनको मकान नहीं रहने के लिए, उनके खाने के लिए भोजन नहीं है, यानी कि उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था न हो, जहां पर बहुत भूख मरी हो, वहां पर एक तरह से निरपेक्ष का प्रयोग किया जाता है। और सापेक्ष का प्रयोग वहां पर किया जाता है जहां पर व्यक्तियों में न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी हो रही है। यानी कि वहां पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिनकी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी न हो, यानी कि वहां सब संपन्न लोग हैं, वहां पर सबकी जरूरतें पूरी हो रही है। यानी कि बस वहां तो ये तुलना की जाती है कि व्यक्तियों में कितने लोग कितने अधिक कमा रहे हैं, कितने लोग कम कमा रहे हैं, अधिक कमाने वाले लोग कितने हैं, कम कमाने वाले लोग कितने हैं। यानी कि वहां आय असमानता की तुलना की जाती है। तो इस तरह से देखें तो निरपेक्ष जो निर्धनता है उसका प्रयोग न्यूनतम आवश्यकताओं की, जो जिन लोगों की न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो रही, उनसे नीचे वाले लोग सब कहलाएंगे गरीब। ठीक है, इनका प्रयोग यानी कि जो निरपेक्ष जो निर्धनता है उसका प्रयोग न्यूनतम आवश्यकताओं से नीचे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनको गरीब माना गया है। दूसरी है सापेक्ष। सापेक्ष में केवल तुलना की जाती है। इनमें सापेक्ष जो निर्धनता का प्रयोग जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, जापान है, जो विकसित देश है वहां पर किया जाता है, क्योंकि वहां पर कोई निर्धन है ही नहीं। वहां तो देखा जाता है कि कितने व्यक्ति कम कमाते हैं। तो जो कम कमाते, चाहे उनकी तनख्वाह 1 लाख महीना हो और किसी व्यक्ति की 10 लाख महीना हो, तो वहां 1 लाख कमाने वाला भी निर्धन माना जाएगा और 10 लाख वाला थोड़ा अमीर माना जाएगा। मान लो जैसे कोई व्यक्ति 10 लाख रुपए कमा रहा है और दूसरा व्यक्ति 1 करोड़ कमा रहा है, तो 10 लाख वाला वहां पर गरीब माना जाएगा। तो इस तरह से वहां पर आय की असमानता के आधार पर सापेक्ष का प्रयोग किया जाता है। इसमें तुलना की जाती है। सापेक्ष में तुलना, जैसे इसमें सापेक्ष के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय गरीबी का मापन किया जाता है। जैसे भारत और अमेरिका की तुलना करेंगे तो इसके आधार पर करेंगे कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, इसके आधार पर तुलना की जाती है। तो आप समझ गए होंगे निरपेक्ष सापेक्ष में क्या अंतर है। भारत में इसी निरपेक्ष निर्धनता का प्रयोग किया जाता है। भारत में किसका? निरपेक्ष का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत सी बड़ी आबादी, उनकी बहुत बड़ी आबादी की अभी भी न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी नहीं होती, तो अभी भी भारत में निरपेक्ष का ही प्रयोग किया जाता है। अगर भारत में एक भी निर्धन नहीं रहेगा तब ये जरूर है जब यहाँ पर सापेक्ष का प्रयोग किया जाएगा, जिस तरह से अभी अमेरिका में, ब्रिटेन में यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। तो भारत में इसका प्रयोग किया जाता है, निरपेक्ष निर्धनता का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए। सर्वप्रथम जो निर्धनता का जो गरीबी की जो अध्ययन किया था दादाभाई नौरोजी ने किया था 1870 में। और दादाभाई नौरोजी ने ही भारत की प्रथम बार जो राष्ट्रीय आय की गणना की थी, प्रति व्यक्ति आय इन्होंने ही मापन किया था। दादाभाई नौरोजी भारत के व्ययवर्ध पुरुष भी कहलाते हैं, सब आपको पता होगा। अनब्रिटिश लॉ ऑफ इंडिया इनकी पुस्तक भी है, ये इंग्लैंड में ही रहे थे। अगला, निर्धनता का मापन दो तरीके से किया जाता है। कौन कौन से? न्यूनतम कैलोरी उपभोग, दूसरा है प्रति व्यक्ति माह उपभोग व्यय। न्यूनतम कैलोरी उपभोग का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को कितना कैलोरी खर्च, यानी कितनी कैलोरी की भोजन लेना आवश्यक है। अगर इससे कम कैलोरी का भोजन ले रहा है एक व्यक्ति तो वह गरीब है। दूसरा प्रति व्यक्ति माह उपभोग व्यय, यानी कि इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति की एक माह में कितनी इनकम होना चाहिए। इससे कम इनकम है एक माह मंथली इनकम, तो वह गरीब है। इसमें दो का प्रयोग करेंगे अपन, कौन कौन से? एक तो लकड़वाला, एक रंगराजन। इन दोनों का ही प्रयोग करेंगे किसमें? कैलोरी में, क्योंकि दोनों ने ही लकड़वाला और रंगराजन समिति ने, लकड़वाला समिति ने और रंगराजन समिति ने, इन दोनों ने अलग अलग कैलोरी उपभोग बताया। पहले इनका प्रयोग करें तो उससे पहले आपको इन लकड़वाला, रंगराजन और तेंदुलकर समिति इनके बारे में आपको जानना आवश्यक है। सर्वप्रथम भारत में अगर बात करें तो लकड़वाला समिति की ही रिपोर्ट के आधार पर गरीबी का अध्ययन हुआ था। लकड़वाला की समिति के गठन 1989 में किया गया। ये आपको ध्यान रखना है इन चीजों का, क्योंकि मैं इन्हें इसलिए बता रहा हूँ विस्तार से कि यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो लकड़वाला समिति का गठन 1989 में किया गया। लकड़वाला समिति ने 1993 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
उसके बाद में भारत सरकार ने 1997 में इसकी रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और भारत में लागू कर दिया। तो 1997 से लेकर 2011 तक इसकी लकड़वाला समिति के आधार पर ही भारत में किसका गरीबी का मापन किया गया, यानी कि किसकी लकड़वाला समिति के आधार पर। तो लकड़वाला समिति ने दो मापन बताए, कौन कौन से, 2400 कैलोरी और 2100 कैलोरी, यानी 2011 तक केवल इन दो के आधार पर भारत में गरीबी का मापन किया गया। कौन सी, अगर कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 2400 कैलोरी से कम उपभोग कर रहा है तो वो गरीब है, और शहरी क्षेत्र में अगर वो 2100 कैलोरी से कम उपभोग कर रहा है तो गरीब है। तो लकड़वाला ने कहा कि 2100 शहरी में इसलिए कम है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं वो अधिक मेहनत करते हैं, कृषि कार्य करते हैं, मजदूरी करते हैं, इसलिए उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता है। तो 2011 तक इसी को अपनाया गया। उसके बाद में फिर आपके तेलुगु समिति का गठन किया गया, रंगराजन समिति का गठन किया गया। बाद में जब रंगराजन समिति का गठन किया गया तो इसने कहा कि नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में 2155 कैलोरी और शहरी क्षेत्रों में 2090 कैलोरी की आवश्यकता है, यानी कि इसने ये मापन उल्ट दिया। दोनों पूछ सकते हैं आपके, इसलिए मैंने दोनों बताए यहाँ पर। अब है आप प्रति व्यक्ति माह उपभोग हुए, इसमें अगली समिति आपकी तेंदुलकर समिति। अब तेंदुलकर समिति के बारे में आपको जानना है। तेंदुलकर समिति का गठन 2005 में किया गया। इसने रिपोर्ट 2009 में प्रस्तुत की और इसको स्वीकार किया गया, लागू किया गया 2011 से, यानी कि तेंदुलकर समिति की जो रिपोर्ट है वो 2011 में लागू की गई। जब किसी रिपोर्ट खत्म हुई, लकड़वाला समिति की रिपोर्ट, जब यहाँ पर इसके आंकड़े को खत्म कर दिया गया, इसको 2400 और 2100 को खत्म कर दिया गया। फिर तेंदुलकर समिति के आधार पर भारत में 2011 से ही गरीबी का मापन किया जाने लगा। तो तेंदुलकर समिति ने यह कहा कि प्रति व्यक्ति, एक व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में 816 रुपये कमाता है। कितने रुपए? 816 रुपये कमाता है, यानी कि 816 रुपये से कम कमाता है तो गरीब है। इसी तरह शहरी क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति, यानी कि एक व्यक्ति 1000 रुपये से कम कमाता है तो गरीब है। मान लीजिए अगर पांच परिवार एक परिवार में 5 सदस्य हैं, अगर वो 5000 रुपये महीने से कम कमाता है तो गरीब परिवार है, यानी कि ये 1000 रुपये और 816 रुपये। फिर उसके बाद में रंगराजन समिति यही है। रंगराजन समिति ने कैलोरी के ऊपर भी बताया और प्रति व्यक्ति माह के उपभोग के आधार पर बताया। तो रंगराजन समिति ने क्या जो गठन हुआ 2012 में हुआ था और इसने रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की, यानी कि इसका गठन अब आपकी समिति आ जाएगा, समिति का आपके क्रम हुआ जाएगा, कौन सी समिति पहले की थी, कौन सी समिति बाद की थी। तो रंगराजन समिति की जो स्थापना है, गठन है 2012 में किया गया और इसकी रिपोर्ट 2014 में प्रस्तुत की गई। रंगराजन समिति ने यहाँ से जो तेंदुलकर समिति ने बताया था ग्रामीण क्षेत्रों में 816, तो रंगराजन समिति ने 972 किया कि 972, और इसने जो शहरी क्षेत्रों में 1000 बताया था तो रंगराजन समिति ने 1407 बताया। अब देखो तेंदुलकर समिति ने कम बताया, यानी कि 816 रुपये मात्र प्रति व्यक्ति माह। उधर रंगराजन समिति ने 972 और इसने शहरी क्षेत्रों में 1000, तो रंगराजन ने 1407। तो स्पष्ट है कि अगर तेंदुलकर ने कम बताए तो इसका मतलब ये है कि बारे में गरीबी के आंकड़े भी कम आएंगे, और जिसे रंगराजन ने अधिक बताया तो गरीबी के आंकड़े भी अधिक आएंगे। अगर इनकी दोनों की तुलना करें तो यहाँ पर तुलना कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। तेंदुलकर समिति ने 2011-12 के आंकड़ों के आधार पर बताया कि भारत में कुल गरीबी 21.9% थी। कब? 2011-12 में। कितनी? 21.9% थी। और रंगराजन समिति ने कहा कि 2011-12 में भारत में कुल गरीबी 29.5% है। कितनी? 29.5% है, यानी कि 7.6% अधिक इसने बनाए। किसने? रंगराजन समिति के अनुसार 7.6% अधिक गरीबी है। किसकी तुलना में? तेंदुलकर समिति के अनुसार। क्यों बढ़ी? क्योंकि रंगराजन समिति ने यहाँ पर अपनी प्रति व्यक्ति माह उपभोग भी अधिक बता दिया। अगर तेंदुलकर समिति की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 25.7% गरीबी है और शहरी क्षेत्रों में 13.7 गरीबी है, और रंगराजन समिति के अनुसार 30.9% आप ग्रामीण क्षेत्रों में है और 24.4 आपके शहरी क्षेत्रों में है, यानी दोनों में इसने अधिक बताए। लेकिन अगर आपको यही याद करने दोनों आंकड़े कि इसमें किस तरह से अंतर है, जिसे तेंदुलकर ने 21.9, रंगराजन ने कितनी 29.5 ये % आपकी गरीबी बताइए। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये आपको कंफर्म हो गया होगा कौन कौन सी समितियां थी, कौन कौन से किस आधार पर बताया, ठीक है। अब बात करते हैं कुल निर्धनता अनुपात, यानी कि सर्वाधिक निर्धनता प्रतिशत वाले राज्य कौन कौन से, यानी सर्वाधिक गरीबी कहाँ मिलती है राज्य भारत में, कौन कौन से राज्यों में। अगर बात करें छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक गरीबी मिलती है, छत्तीसगढ़ में 47.9% व्यक्ति गरीबी है। उसके बाद में मणिपुर है सेकंड स्थान पर, जहां पर 46.7% गरीब व्यक्ति है। उसके बाद में उड़ीसा है, उड़ीसा में 42.9% व्यक्ति गरीबी मिलते हैं।
इसके बाद में न्यूनतम बात करें, न्यूनतम प्रतिशत बताएं गरीबी का, तो गोवा में सबसे कम है, 6.3% लोग गरीब है। उसके बाद में हिमाचल प्रदेश में 10.9 है। उसके बाद में केरल है 11.3 है, और केरल के बाद में पंजाब आता है, चौथे स्थान में पंजाब है। तो इस तरह से आप गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरल का आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर न्यूनतम गरीबी मिलते हैं। इसके बाद में 2017 और 18 में आंकड़े जारी किए गए एनएसएस यानी राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन, इसका पूरा नाम है एनएसएसओ का। इसने आंकड़े जारी किए। इससे पहले एनएसएसओ ने जो आंकड़े जारी किए थे 2012 में, यानी 5 साल में एक बार ये आंकड़े जारी करता है। तो 2017-18 में जो आंकड़े जारी किए, तो 2012 की तुलना में 2017 में इसके आंकड़े के अनुसार भारत में गरीबी बढ़ गई है। कितनी हो गई है, यानी कि 2011-12 में जो गरीबी थी भारत में, किसके अनुसार 21.9, तेंदुलकर समिति के अनुसार 21.9, वो बढ़कर कितनी हो गई, 22.8% हो गई है। साथ ही राजस्थान में भी 1.9% की वृद्धि हुई है। यानी कि अगर आपसे पूछे कि एनएसएसओ आंकड़ों के अनुसार 2017 में गरीबी का वृद्धि हुई है नहीं हुई है, तो किसके अनुसार, एनएसएसओ के आंकड़ों के अनुसार। अब आपको क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है बहुत सी बार, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, यानी कि बहुआयामी निर्धनता सूचकांक, इसको बोलते हैं मल्टीपल पॉवर्टी इंडेक्स, MPI, इसको आपको ध्यान रखना है। इसके माध्यम से बहुआयामी निर्धनता सूचकांक का जो निर्माण है नीति आयोग ने किया, और MPI सूचकांक हर साल जो नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। नीति आयोग ने सर्वप्रथम 27 नवंबर 2011 को ये बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया। इसके अनुसार भारत का कुल स्कोर कितना था 2021 में, MPI 0.118 था। यानी कि भारत में बहुआयामी जो लोग थे, यानी बहुआयामी निधन लोग थे, उनका जो अनुपात है भारत की कुल जनसंख्या में 25% लोग, 25.01% लोग बहुआयामी गरीब है। बहुआयामी यानी कि उनके अलग अलग आवश्यकता है, अलग अलग इंडेक्सेस में, तो उसके अनुसार 25.01% लोग क्या है, गरीब है। जिसमें अगर बात करें सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन राज्य, सर्वाधिक बहुआयामी निर्धन राज्य कौन सा है, आपका बिहार है। बिहार में बहुआयामी गरीबी आपकी 51.91 मिलती है। झारखंड उसके बाद में, जहां पर 42.16 मिलती है। अगर न्यूनतम बात करें तो न्यूनतम जो बहुआयामी गरीबी है आपके गोवा में 3.77 मिलती है, और उसके बाद में सिक्किम का नाम है, सिक्किम 3.82 मिलती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में जो बहुआयामी निर्धनता सूचकांक है वो कितना है, 0.14 है, जो कि भारत का कितना है, 0.11.8। यानी कि अगर बात करें तो राजस्थान का अधिक है। अगर औसत की बात करें भारत के, तो राजस्थान का जो MPI जो सूचकांक है वो कौन सा है, 0.14 है। अगर सूचकांक की दृष्टि से देखें भारत में स्थान, राजस्थान का तो 7वां स्थान है, यानी कि 7वां स्थान है राजस्थान का भारत में MPI की, यानी कि राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक की दृष्टि से कौन सा स्थान है, 7वां स्थान है। लेकिन अगर प्रतिशत की दृष्टि से देखें 29.46% लोग राजस्थान में बहुआयामी निर्धनता से पीड़ित है। यानी कि राजस्थान में कुल 29.46% लोग बहुआयामी क्या है, निर्धन है। इस दृष्टि से राजस्थान का 8वां स्थान है। यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर 7वां स्थान है, यहाँ पर 8वां स्थान है। 7 किस में, इंडेक्स में है, और प्रतिशत जनसंख्या की दृष्टि से 8वां स्थान है। इन दोनों में थोड़ा अंतर है, इनको जरूर आपको ध्यान रखना। बहुत से बच्चे इस पर डिटेल लगा देते हैं। इसके बाद में अगर राजस्थान की बहुआयामी निर्धनता की दृष्टि से देखें तो सर्वाधिक जो जिले हैं बहुआयामी निर्धन है, उसमें प्रथम स्थान है आपकी बाड़मेर में 56% लोग क्या है, बहुआयामी निर्धन है। उसके बाद में जैसलमेर है, उसके बाद में प्रतापगढ़ है। और न्यूनतम देखें तो न्यूनतम आपके झुंझुनू है, उसके बाद में कोटा है। झुंझुनू में 12.8%, कोटा में 13.30% लोग ही बहुआयामी निर्धन मिलते हैं। ये चीजें आपको समझनी है, ठीक है। ये आपके निर्धनता वाला टॉपिक हो गया, यानी कि इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अब बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी में आपकी योजनाएं आती है, गरीबी आती है, सब कुछ वो आपकी योजनाएं, एक आपके जो करंट अफेयर रहती है, करंट अफेयर के माध्यम से आपको जो न्यूनतम योजना है उनको याद करना होता है। जो महत्वपूर्ण योजना है उनकी एक अलग पीडीएफ बना देंगे ताकि आपको वो मिल जाए। अगर आप बेरोजगारी की बात करेंगे तो बेरोजगारी में आपको कुछ आंकड़े याद करने हैं। बेरोजगारी क्या होती है, बेरोजगारी का मतलब है कि 15 से 59 साल के बीच के व्यक्तियों को ही कार्यशील माना जाता है। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक है, इच्छुक होना आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति इच्छुक नहीं है तो वो बेरोजगार नहीं कहलाएगा। यानी कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति जो काम करने के लिए इच्छुक है और उसकी योग्यता के अनुसार उसको काम न मिले तो वो क्या कहलाता है, बेरोजगार कहलाता है। बेरोजगारी के अनेक कारण है, जैसे भारत की आर्थिक विकास दर कम होने के कारण अधिकांश बेरोजगारी है। भारत में
जो ढांचागत जो सुधार है वो कम है। भारत में अधिकांश लोग अभी भी कृषि पर निर्भर है। बहुत सी चीजें हैं जो बेरोजगारी के बारे में बता सकते हैं। बेरोजगारी के अलग अलग प्रकार होते हैं। मौसमी बेरोजगारी होती है, चक्रीय बेरोजगारी होती है, ढांचागत बेरोजगारी होती है, शिक्षित बेरोजगारी होती है, छिपी हुई बेरोजगारी होती है। बहुत सी बेरोजगारी है जिनके बारे में बात कर सकते हैं। लेकिन आपको जो तथ्य है वो आपको यहाँ पर याद करने, क्योंकि यहाँ से आपके आंकड़े पूछे जाते हैं, इनके बारे बेरोजगारी के बारे में असंख्य पढ़ सकते हैं। लेकिन आपको जो बता रहा हूँ वो याद करने आपको। अगर बात करें बेरोजगारी की बात करें तो भारत की पहले कुल जनसंख्या में से लगभग, यानी कि जिसे कुल जनसंख्या का मतलब है कार्यशील जनसंख्या, मैं बच्चों को और बुढ़ों को शामिल नहीं कर रहा, मैं कुल जनसंख्या में से बात कर रहा हूं आपके 15 से 59 साल के बीच में। 15 से 59 साल के बीच के व्यक्तियों को ही बेरोजगार यानी कार्यशील जनसंख्या माना जाता है। आपके भी पूछ सकते हैं 15 से 59 जो वर्ष की जो आयु होती है वही जनसंख्या आपके कार्यशील है। इस कुल कार्यशील जो जनसंख्या है उसमें से अगर बात करें कुल जनसंख्या है 15 से 59 के बीच में, उनमें से 2011 की जनगणना के अनुसार केवल 39.80% लोग ही कार्यशील है। यानी कि 15 से 59 साल की जितनी जनसंख्या है उसमें से भारत की कुल जनसंख्या में से केवल 39.80% लोग ही कार्यशील है। अगर सर्वाधिक कार्यशील बात करें राज्यों में तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या आपकी हिमाचल प्रदेश में मिलती है। हिमाचल प्रदेश में 51.85% है। सिक्किम में 50.47% व्यक्ति कार्यशील है। अगर न्यूनतम की बात करें तो न्यूनतम कार्यशील जनसंख्या उत्तर प्रदेश में मिलती है 32% और बिहार में 33% मिलती है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 43% है कार्यशील जनसंख्या का। कितना? 43% है कार्यशील जनसंख्या का। अगर सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या प्रतापगढ़ में है और उसके बाद में चित्तौड़गढ़ है। प्रतापगढ़ में 55% है और चित्तौड़गढ़ में 51% है। इसके बाद न्यूनतम की बात करें, न्यूनतम में आपका जयपुर है। जयपुर में मात्र 37.20% व्यक्ति ही कार्यशील मिलते हैं। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जो आपके नवीनतम आंकड़े हैं, न्यूनतम जो नवीनतम योजना है, उन चीजों को आपको याद करना है ताकि आपकी गरीबी और बेरोजगारी से एक भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होना चाहिए। और जो लेटेस्ट जो योजना है तो सरकार जो लेटेस्ट इंदिरा रसोई योजना है, काम के बदले अनाज योजना है, अंत्योदय योजना है। जैसे इंदिरा गांधी सरकार ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, 1977 में आपकी अंत्योदय योजना चालू की। यानी कि अलग अलग अगर बात करें तो 5 ही पंचवर्षीय योजना से ही आपकी गरीबी पर मुख्य फोकस हुआ। उसके बाद में गरीबी को लेकर अधिकांश जो योजनाएं बनाई गई, जैसे अभी मनरेगा योजना है, नरेगा भी आपके जैसे राजस्थान सरकार ने कितने दिनों का कर दिया या 130 दिनों का कर दिया। अलग अलग चीजें हैं जिनके बारे में अलग अलग योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं एक पीडीएफ अच्छे से दे दूंगा ताकि आप उनमें से अच्छे से योजनाओं के बारे में पढ़ सके। धन्यवाद, नमस्कार। अगले वीडियो मिलते हैं। अगला वीडियो भी आपके अच्छा रहने वाला है ताकि आपके अर्थशास्त्र से अब इस बार एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।